आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। शुक्रवार को हुई थी मुलाकात। 2 दिन के बाद 22 नवंबर के दिन भर के साथ नमस्कार। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। लखनऊ में किसान संगठनों की महापंचायत बैठी। 6 मांग है उनकी, समझेंगे कि क्या है ये। फिर बात वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जारी हलचल की। बाइडेन ने डेमोक्रेसी समिट में भारत को बुलाया, लेकिन चीन रूस नहीं शामिल होंगे। और तो और ताइवान भी इनवाइटेड है। क्यों इंटरेस्टिंग है सिचुएशन, बताएंगे। यूपी में 3000 पुलिस सब इंस्पेक्टर्स ट्रेनिंग के बावजूद ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। अगर कहीं और नौकरी करना भी चाहें तो कर नहीं सकते। क्यों है ऐसा, जानेंगे। और आखिर में शेयर बाजार का हाल, जो असल में रहा बदहाल। गिरना शुरू हुआ तो आज गिरता ही चला गया मार्केट। थोड़ी सी देर में बताते हैं कि क्या रही वजह, लेकिन शुरुआत करेंगे 60 सेकंड्स हेडलाइंस से। खुशबू लाई हैं। शुक्रिया नितिन। 2 हफ्ते में कोरोना के बूस्टर डोज पर आ सकती है पॉलिसी। बच्चों के वैक्सीनेशन पर भी फैसला संभव। मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस रामदास अठावले का ऐलान, घर लौट जाएं किसान। संसद के अगले सेशन में एमएसपी पर भी विचार करेगी सरकार। केजरीवाल का ऐलान, बोले पंजाब में सरकार बनी तो हर महिला को हर महीने 1000 रुपए देंगे। संसद के विंटर सेशन की शुरुआत से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक होगी। पीएम मोदी भी होंगे शामिल। 24 नवंबर को पीएम मोदी से मुलाकात करेंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। बीएसपी अधिकार क्षेत्र त्रिपुरा हिंसा का उठाएंगे मुद्दा। कंगना के खिलाफ मुंबई में दर्ज हुआ एफआईआर। कृषि कानून वापसी पर दिया था विवादित बयान। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह 48 घंटे में होंगे सीबीआई के सामने पेश। उनके वकील पुनीत बाली ने दी जानकारी। तालिबान का फरमान, अफगान टीवी चैनल वो प्रोग्राम ना दिखाएं जिनमें महिला कलाकार हों। वुमेन जर्नलिस्ट का हिजाब पहनना भी है जरूरी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। कहा, पहले बुनियादी जरूरतें पूरी करे इमरान सरकार। लखनऊ आज फिर गवाह बना किसान महापंचायत का। इको गार्डन की जमीन पर हरे गमछे और हरी टोपी वाले किसानों का हुजूम दूर तक था। सुबह 10 बजे से महापंचायत शुरू हुई और फिर आसपास के इलाकों से किसानों के जत्थे इसमें जुड़ते चले गए। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने इस महापंचायत को संबोधित किया और कहा कि सरकार जिन कृषि सुधारों की बात कर रही है वो नकली और बनावटी हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का कानून बनाना ही सबसे बड़ा सुधार होगा। एमएसपी पे गारंटी कानून बना। जो किसान शहीद हुए हैं उनकी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। उनको मुआवजा, शहीद स्मारक और जो और बिल ये हाउस में लेकर आना चाहते हैं उस पर बैठ कर बातचीत करे सरकार। बातचीत से ही हल निकलेगा, बात करनी चाहिए। देखते हैं 29 तारीख में क्या होता है। अगर जी एक बात मान ली, ये 27 चीज लेकर आओगे जी, एक मान ली। हाँ, ऐसे कैसे हो जाएगा? 20 वो करोगे आप गलत काम और कह रहे जी एक कहा, एक मान लिया। भाई जब टेबल पर बैठेंगे तो क्या क्या घटनाक्रम हो रहा है सब पर चर्चा होगी ना। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री मोदी को खुला खत लिखा। उसमें 6 मांगे रखी। पहला, एमएसपी पर कानून बनाया जाए। दूसरा, बिजली अधिनियम संशोधन विधेयक 2020-21 वापस लिया जाए। तीसरा, एनसीआर में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट 2021 में किसानों को सजा का प्रावधान हटाया जाए, यानी कि जो पराली जलाने के मुकदमे हैं उनसे छूट दी जाए। चौथा, किसान आंदोलन में जो मुकदमे किसानों पर हुए उनसे किसानों को मुक्त किया जाए। पांचवा, लखीमपुर खीरी हत्याकांड मामले में अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए मंत्री पद से। और छठा, आंदोलन में जो 700 शहीद हुए हैं किसान, उनके परिवारों को मुआवजा मिले और उनकी याद में एक मेमोरियल बनाना चाहते हैं संगठन, तो उसके लिए जमीन अलॉट की जाए। तो क्या इन मांगों पर सरकार झुकेगी? क्या बीजेपी यूपी चुनाव के दौरान इन मांगों को ना मानने का रिस्क लेगी? ये तो भविष्य तय करेगा। लेकिन आज महापंचायत में क्या हुआ, कौन कौन शामिल रहे, इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं आज तक रेडियो रिपोर्टर कुमार अभिषेक के पास, जो इस महापंचायत में मौजूद थे। देखिए, ये महापंचायत आज बुलाई गई थी। हालांकि इसका डेट जो था वो पहले से तय था, यानी कि 3 कृषि का वापसी के पहले ही पूर्व निर्धारित ये कार्यक्रम था। आज वहां पर सुबह तो भीड़ कम थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, जो किसान महापंचायत में जितने किसान संगठन हैं उनके लोग धीरे धीरे जुटते गए। और जब आखिर में 3 बजे के आसपास जब राकेश टिकैत ने अपना भाषण शुरू किया, तब तक अच्छी खासी
खासी भीड़ जमा हो चुकी थी। उन्हें सुनने वाले भी काफी थे, उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता दूर दराज से पहुंचे थे। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों से भारतीय किसान यूनियन और दूसरे लेफ्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है किसानों के, उसके तमाम सदस्य पहुंचे थे। बड़े नेताओं में आप देखें तो राकेश टिकैत के अलावा योगेंद्र यादव थे और कई और अतुल अंजान थे लेफ्ट की तरफ से और कई और नेता थे। लेकिन आज जो तेवर थे, जो किसान संगठन हैं वो इस बात से खुश तो दिखाई दिए कि तीनों कानून वापस ले लिए, लेकिन लखीमपुर कांड के जो आरोपी हैं, उनके पिता केंद्र में मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, अजय मिश्रा टेनी, उनको हटाया जाए, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। तो ये दबाव जो है, ये तमाम आज जो वक्ता थे उनकी तरफ से दिखाई दिया। टोन और टेनर जो था इस पूरे आज के इस महापंचायत का सरकार के खिलाफ था पूरी तरीके से। यहाँ तक कि पॉलिटिकल जो बातें आप समझ सकते हैं कि तमाम वक्ताओं ने ये कहा कि बीजेपी को रोकना पड़ेगा, 2022 और 2024 में इन्हें रोकना पड़ेगा। और ये इन्होंने कृषि कानून वापस लेकर कोई हम पर एहसान नहीं किया है, ये इन्होंने थोपा था, इन्होंने वापस लिया है। हमने भी कई किसानों से बातचीत की तो किसानों में इस बात की खुशी है कि उन्होंने ये लड़ाई जीत ली है, लेकिन उन्हें लगता है कि ये लड़ाई सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है और इस वक्त अगर सरकार को वो और जोर से हिलाएंगे तो उनसे काफी कुछ सरकार मान लेगी। और यही बात आज राकेश टिकैत ने भी कहा कि अभी सरकार से उन्हें बहुत कुछ निकलवाना है, सरकार से बहुत कुछ लेना है, इसलिए ये आंदोलन अभी फिलहाल स्थगित नहीं होगा। बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक। तो अब कोशिश करते हैं इन मांगों को समझने की कि ये जो एमएसपी है इसे लेकर क्या पेंच फंसा हुआ है, सरकार किस फॉर्मूले से किसानों को एमएसपी देना चाहती है, लेकिन जो किसान संगठन है वो क्या चाहते हैं, ये जानने के लिए हमने बात की सीनियर एग्रीकल्चर एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा से। जो किसान भारत के जो डिमांड कर रहे हैं कि एमएसपी को एक कानूनी अधिकार बनाया जाए, उसका अभिप्राय ये है कि भारत में 23 फसलों के ऊपर एमएसपी दिया जाता है हर साल या अनाउंस किया जाता है, लेकिन इफेक्टिवली सिर्फ 2 फसलों पे, गेहूं और धान पे उसकी खरीद होती है और वो भी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में, पंजाब, हरियाणा और या देश के कुछ एक पॉकेट्स में ये होता है। तो किसान ये चाहते हैं कि अभी जो सिचुएशन है उसमें सिर्फ 6% किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है देश के, अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो 94% जो किसान हैं वो अपने प्रोड्यूस को कम से कम 25 से 40% कम दाम पर बेचते हैं। आज की खबर देख लीजिए कि गोरखपुर और आजमगढ़ और वाराणसी के इलाके में किसानों को पैडी के लिए 1100 से 1200 रुपए दाम मिल रहा है प्रति क्विंटल, जबकि एमएसपी उसका 1960 रुपए प्रति क्विंटल। तो ये हमें समझना है कि इसकी जरूरत क्यों है कि किसान जो है आज ये डिमांड कर रहे हैं कि एमएसपी यानी कानूनी अधिकार, यानी एक गारंटेड जो इनकम है किसान को उपलब्ध हो या उसको मिले। इसमें क्या गलत है, ये किसान डिमांड कर रहे हैं। अब आपने कहा कि किस फॉर्मूले से, देखिए फॉर्मूला पहले यह था कि सरकार ने अनाउंस कर दिया और उसके बाद जो है वो सिर्फ कागजों में रह जाता था और सिर्फ पंजाब हरियाणा के कुछ इलाकों को छोड़ दें या कुछ और इलाकों को छोड़ दें तो उसके अलावा वो नहीं मिलता था एमएसपी। तो अभी जो किसान डिमांड कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसको लीगल किया जाए। फॉर्मूला आप कोई भी लगा लीजिए और वो दूसरे स्टेप में आएगा, पहले आप उसको कानूनी अधिकार दे दीजिए, उसके बाद जो आप बात कर रहे हैं कि कौन से फॉर्मूले से, तो एमएस स्वामीनाथन का जो एक स्वामीनाथन कमीशन के जो चेयरमैन थे उनकी रिकमेंडेशन बड़ी क्लियर है कि कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट किसान को मिलना चाहिए। वो तो चलो सेकंड स्टेज में आएगा, पर पहले जो हम देते हैं हर साल एमएसपी, हम उसको ही कानूनी अधिकार बना दें, ताकि हर किसान को, जो कहते हैं ना कि असली आजादी किसान की तब होगी जब उसको ये पता है कि चाहे मैं आजमगढ़ में अपना प्रोड्यूस बेचूं, चाहे पंजाब में बेचूं, चाहे बंगाल में बेचूं, मुझे वो दाम मिलेगा ही मिलेगा। ये होगी असली आजादी किसान की। देवेंद्र जी, ये जो दूसरी वाली मांग है इसमें बिजली अधिनियम संशोधन विधेयक 2020-21 का जिक्र है, इसमें किसान क्या चाहते हैं और एक कृषि विशेषज्ञ के तौर पर आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, किसानों की समस्याएं 2 और 3 मुद्दों पे नहीं टिकी हैं। किसानों की समस्याएं बहुत सीरियस हैं और कई दशकों से किसानों की जो एपैथी और नेग्लेक्ट की हम बात करते हैं वो आपको ये मानना पड़ेगा कि उसके बावजूद भी, क्राइसिस के बावजूद भी, किसानों ने देश के लिए खाद्यान्न के उत्पादन में कोई कमी नहीं छोड़ी। हर साल रिकॉर्ड प्रोडक्शन होता गया। आप ये भी ना बोलिए कि 2000 और 2016 के बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD की स्टडी आती है जो कहती है कि 16 साल में किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान।
ये स्टडी OECD की है। और आपने कभी सुना किसी मीडिया चैनल ने या किसी देश के यूनिवर्सिटी ने या इकोनॉमिक संस्थाओं ने कभी चर्चा की होगी ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस? क्या ये पॉलिसी पैरालिसिस का एक सीधा साधा आपके सामने केस स्टडी नहीं है कि 45 लाख करोड़ रुपए का किसानों को नुकसान हुआ इस 16 सालों में? और उसके बाद अभी एक सिचुएशनल असेसमेंट सर्वे सरकार का आया है 2019 का, अभी सितंबर में ही रिलीज किया है सरकार ने। उसमें ये कहा गया है कि खेती में किसान की जो इनकम है सिर्फ खेती से, क्रॉप कल्टीवेशन से 27 रुपए प्रतिदिन है। क्या हमारे को एज ए नेशन शर्म नहीं आनी चाहिए कि हमारा देश का अन्नदाता जो है उसको हम 27 रुपए प्रति दिन हम उसकी इनकम देते हैं? क्या हमें समझ नहीं आता कि भाई वो बेचारा जो है उसको मरने पे हम मजबूर कर रहे हैं या छोड़ रहे हैं, और यही हमारे देश में चर्चा हो रही है कि साहब उसको ज्यादा इनकम ना दी जाए। कमाल है इस देश का साहब। और वो देश है जो कि इसका टॉप 1% के पास जो इनकम है, जो वेल्थ है आज हमारे देश में, वो 73% से 4 गुना है। और फिर भी हम देखिए उस पर हम चाहते हैं कि किसान जो है वो पता नहीं किस दुनिया में, किस पताल लोक में हम चाहते उनको भेजना चाहते हैं। मेरा ये कहना है कि जिस देश में 50% यानी 60 करोड़ लोग खेती से जुड़े हों, उस देश का भविष्य उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो उन 60% की, उसके ऊपर टिका हुआ है। So let us aim at making agriculture एक इकोनॉमिक पावर हाउस ऑफ द कंट्री। और ये होना चाहिए सबका साथ सबका विकास, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, उसको रियलाइज करने के लिए हमें और इससे बढ़िया रास्ता नहीं हम देख सकते कि किसानों को एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी किया जाए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का देवेंद्र जी। और अब बात करते हैं डेमोक्रेसी की, जिसे लेकर एक लंबी बहस युग युगांतर से चली आ रही है। कुछ कहते हैं कि ये मूर्खों का शासन है, कई लोग ऐसे हैं जो इसे व्यवस्था चलाने का सबसे बेहतर तरीका मानते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका सबसे पुराना। ये बात कई मर्तबा दोहराई जाती रही है। ऐसे में सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से आयोजित समिट फॉर डेमोक्रेसी में हिस्सा ले सकते हैं। 9 से 10 दिसंबर को ये वर्चुअली होगी। कुल 108 देशों के नेता इनवाइट किए गए हैं, जिसमें साउथ और सेंट्रल एशिया रीजन के 4 देश भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान शामिल हैं। हालांकि अभी साफ नहीं है कि श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान को भी इनवाइट किया जा रहा है या नहीं, लेकिन रूस और चीन को इनवाइट नहीं किया गया ये साफ है। और इसके जवाब में दोनों देशों की तरफ से तीखे रिएक्शंस भी आ चुके हैं। तो ये हुई इनवाइटेड अनइनवाइटेड देशों की बात। मुद्दों की बात करें तो इस समिट में इरोजन ऑफ डेमोक्रेसी पर बात होगी। जो बाइडेन ने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान इस समिट का वादा किया था तो वो निभा रहे हैं। अफगानिस्तान और म्यांमार के इशू पर भी बात हो सकती है। ये दोनों ही ऐसे देश हैं जहां लोकतांत्रिक सरकारों को उखाड़ फेंका गया। तो ये जो मीटिंग है 9 से 10 दिसंबर के बीच में होगी, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन इन्हीं तारीखों के पास रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री मोदी से मिलने भारत आ रहे हैं। 6 दिसंबर को इंडियन और रशियन विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री जो हैं वो बैठकें करेंगे। दोनों देशों के बीच कई समझौते होने की उम्मीद है। डिफेंस में भी कई साइनिंग्स हो सकती हैं बड़ी। तो कुल मिलाकर दिसंबर जो है उसका जो शुरुआती हफ्ता है, बहुत दिलचस्प कूटनीतिक माहौल बनेगा। और इस बारे में हमने बात की इंडिया टुडे टीवी की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन से। उनसे सबसे पहले ये पूछा कि रूस चीन ने कहा है कि अमेरिका इस समिट के बहाने लामबंदी कर रहा है, दूसरी तरफ भारत भी इसमें शामिल होने जा रहा है, और फिर पुतिन भी आ रहे हैं मोदी से मिलने। और हमें याद है कि क्वाड को लेकर भी रूस बहुत खुश नहीं था भारत से कि भारत इसका हिस्सा बने। तो क्या भारत के सामने एक असहज स्थिति नहीं होगी पुतिन के दौरे के वक्त? ये कोई नई बात नहीं है या कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, ना रूस के लिए ना चीन के लिए, कि भारत को अमेरिका जरूर इनवाइट करता और भारत के प्रधानमंत्री शामिल होते। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें, रूस और भारत के जो रिश्ते हैं वो इतने गहरे हैं कि अब वो एक दूसरे के जो चैलेंजेस हैं और जो कहीं ना कहीं अगर आप कहें कि मजबूरियां हैं, वो समझते हैं। तो इसीलिए जैसे रूस चीन के साथ बढ़कर काम कर रहा है उस पर भारत आपत्ति नहीं जताता, वैसे ही जब भारत अमेरिका के साथ बढ़कर काम कर रहा है उस पर रूस कोई ओपनली आपत्ति नहीं जताएगा। इंटरनली भारत भी काफी नाखुश होता है जब रूस और चीन मिल जाते हैं भारत के खिलाफ, और वैसे ही रूस भी काफी नाखुश होता है जब भारत अमेरिका के साथ कोई भी ऐसा मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म में जुड़कर काम करता है, चाहे वो क्वाड हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक की मीटिंग्स हो, और अब चाहे वो समिट फॉर डेमोक्रेसी हो। तो
अस्थिरता तो नहीं बोलेंगे, ना इसे बैड ब्लड बोलेंगे, लेकिन एक रियलिटी है जो रूस को भी समझ आ रहा है और जो भारत को भी समझ आ रहा है। अच्छा, रूस चीन को ना बुलाने से क्या बाइडेन ने इन दोनों देशों को और करीब आने का मौका नहीं दे दिया गीता जी? देखिए, ब्लॉक्स तो पहले ही बन चुका है। अगर रूस और चीन में से एक भी देश को बुला लिया जाता एक ऐसे समिट में जहां पे डेमोक्रेटिक नेशंस मिल रहे हैं, जहां पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स मिल रहे हों, तो वो वैसे ही एक शैम हो जाता। जैसे कुछ ऐसे देश हैं जिनको अमेरिका ने बुलाया, जिसकी वजह से बाइडेन को ऑलरेडी काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। फिलीपींस इनवाइटेड है, तो काफी लोग पूछ रहे हैं क्या फिलीपींस आपको लगता है एक डेमोक्रेटिक नेशन है? बहुत सारे ऐसे और भी देश हैं जिस पर सवाल उठ रहे हैं। और रूस और चीन कहीं भी जो वेस्टर्न आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है उनके पैमानों में फिट नहीं बैठते हैं, तो फिर उनका आना तो मुश्किल ही था। और अगर ब्लॉक्स की बात करें, ये बात सच है कि रूस और चीन ऑलरेडी एक ब्लॉक फॉर्म कर चुके हैं जो अमेरिका के खिलाफ है, जो अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा है। तो उनको और पास लाना इंपॉर्टेंट नहीं था, उनको ये मैसेज देना जरूरी था कि देखिए हमारे साथ कितने देश जुड़े हुए हैं। 100 से ऊपर उन्होंने इनविटेशंस भेजे हैं और काफी सारे देश हैं जिन्होंने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है। भारत भी उनमें से एक है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान, यूके, काफी सारे देश हैं जिन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये शो ऑफ स्ट्रेंथ है, चाहे वो करीब हो चाहे वो दूर रहे, ये एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है इन फोर्सेस के लिए जो चीन और रूस जैसे देश हैं। और अगर आप इनके स्टेटमेंट्स पढ़े व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट के, वो साफ तरीके से कहते हैं कि ये डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए है, करप्शन और ऑटोक्रेसीज को रूट आउट करने के लिए है। गीता, इंटरेस्टिंग है ये कि ताइवान भी इस समिट में शामिल हो सकता है, उसने तो ऐसे संकेत दिए हैं। तो क्या इससे चीन और नहीं भड़केगा? क्योंकि चीन और ताइवान के बीच अभी बहुत गर्मा गर्मी है, तो इस समिट से क्या इस एरिया में कूटनीतिक संकट और नहीं गहराएगा? इंटरेस्टिंग ये है कि जिस देश को देश का ही रिकग्निशन नहीं मिला है, उस देश को बाकी सारे नेशंस की लिस्ट में इंक्लूड करके समिट फॉर डेमोक्रेसी में इनवाइट किया गया, वो अपने में बड़ी बात है। ताइवान यूनाइटेड नेशंस का मेंबर नहीं है, क्योंकि चीन मेंबर है और ताइवान को हटा के बना था मेंबर। ताइवान WHO का पार्ट नहीं है, जिस पर बहुत लड़ाई हुई कि कोविड के दौरान बहुत कुछ सीख सकता था दुनिया, बहुत कुछ सीख सकता था WHO, लेकिन ताइवान को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया। क्यों? क्योंकि ताइवान रिकग्नाइज्ड कंट्री नहीं है। हम भी ताइवान का भारत में एम्बेसी नहीं है, ताइवान कल्चरल एंड एजुकेशन सेंटर है। तो रिकग्निशन के बगैर अगर इनको इनविटेशन मिला है तो ये बहुत बड़ी खबर है। एक्चुअली अगर आप देखें तो सबसे बड़ी खबर यही है कि अमेरिका ने ताइवान को एज अ नेशन इनवाइट किया है और ताइवान ने ऑलमोस्ट पार्टिसिपेशन कंफर्म कर दिया है। तो देखना ये होगा, ये समिट फॉर डेमोक्रेसी में ताइवान जब बोलेगा इस वर्चुअल समिट में तो क्या बोलेगा, अमेरिका क्या बोलने वाला है और उस पर चीन के रिएक्शंस क्या होंगे। हाँ, चीन काफी अग्रेसिव हो गया है ताइवान के स्टैंड को लेकर, और अगर आप स्ट्रेट्स में देखें तो काफी ज्यादा जिस तरीके के एरियल मैन्यूवर्स चल रहे हैं वहां पर, हर बार चाइनीज जेट्स बहुत करीब जाते हैं, ताइवानीज एयर स्पेस को वायलेट करते हैं, वो सब अग्रेसिव पॉस्चरिंग चीन का बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनको दिख रहा है कि उनको बहुत इंटरनेशनल सपोर्ट मिलता जा रहा है, और ये समिट फॉर डेमोक्रेसी भी उनमें से एक ही है। और अब बात ऐसे लोगों की जिनके पास रोजगार है या नहीं, ये भी साफ नहीं है। अव्वल तो ये कि हिंदी पट्टी में नौकरी को लेकर एक जुमला खूब सुनते हैं हम कि नौकरी करो तो सरकारी, वरना बेचो तरकारी। और सरकारी नौकरी में भी अफसर बनने की बड़ी चाहत रहती है लोगों को, लेकिन उनका क्या, जो सब इंस्पेक्टर हो गए फिर भी साल भर से ज्वाइनिंग के इंतजार में हैं। यूपी में लगभग 3000 लोग सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग पूरा करने के बावजूद बेरोजगार हैं। साल भर से ज्यादा समय हो गया, ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही उनकी। एक तरफ ज्वाइनिंग का ना मिलना, दूसरी तरफ इस्तीफा देने पर जुर्माने का संकट, दोनों इन्हें परेशान कर रहा है। पहले इन लोगों की समस्या आप इन्हीं की जुबानी सुनिए। जी, मैं इससे पहले CISF में जॉब करता था। उसके बाद हमारा उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए चयन होता है तो हमारे ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाता है।
तो हम वहाँ से रिजाइन देके हम यहाँ आते हैं ज्वाइनिंग करने के लिए। अब वहाँ पे हमारी सैलरी थी, अच्छा खासा हमारा जीवन चल रहा था, मैं ही घर में कमाने वाला था, तो अपना फैमिली का भी सब कुछ अच्छा चला रहा था। फिर यहाँ बुलाया जाता है ज्वाइनिंग के लिए, हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमें सैलरी भी नहीं दी जाती है। यहाँ पे हमें स्टाइपेंड के नाम पे सिर्फ 3500 रुपए दिए जाते हैं, बल्कि यहाँ ट्रेनिंग का कॉस्ट लगभग ये मानिए कि हर महीने लगभग 15,000 रुपए आता है। इसके जो बचा हुआ पैसा 10-12 हजार रुपए था, हम लोग अपने पास से घर से जैसे भी मैनेज करके हमें पूरा करते थे। उसके बाद 1 साल का कठिन परीक्षा कराया गया, उसमें सारे हर तरीके का इंडोर आउटडोर फायरिंग हथियार वगैरह सब कुछ सिखाया गया। सब कराने के बाद हमें जिस दिन पासिंग आउट परेड होनी थी उसके 2 दिन पहले बताया जाता है कि आपका जो भर्ती का मुद्दा है ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है। इसकी वजह से आप लोगों को अभी वहां से कोई भी अंतिम परिणाम नहीं आया है, इसलिए आपको घर भेजा जाता है। जी, तब से हमें हमारा ये 29 जून 2020 को हम लोगों को घर भेज दिया जाता है। जिस टाइम मेरा यहाँ एसआई में ट्रेनिंग के लिए आ गया था नंबर, तो उस समय मेरा कांस्टेबल में भी हो गया था। बात यह है कि जब हम एसआई की ट्रेनिंग कर रहे थे तो उस समय मेरा कांस्टेबल का ट्रेनिंग का भी आया। तो एसआई की ट्रेनिंग करते हुए कोई भी नहीं चाहेगा कि वो कांस्टेबल की ट्रेनिंग करे या कांस्टेबल में जाए, तो मैंने यही किया, मैंने अपनी एसआई की ट्रेनिंग कंप्लीट करी। पर क्या हुआ कि एसआई की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद हमारी पीओपी नहीं हुई और हम लोग को ऐसे ही घर भेज दिया गया। तो अभी हम लोग 18 महीने से घर पे ही हैं। तो इस खबर पर नजर रखे हुए हैं आज तक रेडियो रिपोर्टर संतोष शर्मा। हमने इस मामले में जो तकनीकी पहलू हैं वो समझने की कोशिश की, उनसे बात की और यही पूछा सबसे पहले कि भाई क्यों इन लोगों की ज्वाइनिंग हो नहीं पा रही और ये मामला चल कब से रहा है। देखिए, ये पूरा मामला 2016 का है। साल 2016 में जब चुनाव सिर पर आने वाले थे तब ये भर्ती निकाली गई उत्तर प्रदेश पुलिस में और 3,307 पदों के लिए, सब इंस्पेक्टर पदों के लिए भर्ती निकाली गई। उत्तर प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन हुआ, योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, लेकिन सरकार आने के बाद दिसंबर 2017 में इसकी परीक्षाएं हुई। अगर ये कहा जाए कि इस पे परीक्षा अंतोगत्वा हुई, क्योंकि जुलाई 2017 में जो पहली परीक्षा हुई इसकी, वो पेपर लीक हो गया, जिसके बाद से वो परीक्षा कैंसिल कर दी गई। फिर इसकी फाइनली 5 महीने बाद दिसंबर 2017 में इसकी पहली परीक्षा हुई और परीक्षा होने के बाद फिजिकल हुआ, मेडिकल एग्जाम हुआ। मेडिकल एग्जाम होने के बाद जो कुल 3,307 यानी 3,307 पदों पर सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती निकली थी, उसमें 2,486 युवा, जिसमें लड़के और लड़कियां शामिल थे, उनका फाइनल सिलेक्शन होता है। फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो इनको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड इनको ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, जो रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं यूपी पुलिस के, सीतापुर, मुरादाबाद, उन्नाव, वहां पर इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और पहलू शुरू हो जाता है। जो बच्चे लिखित परीक्षा में फेल हो जाते हैं वो इस पूरे रिजल्ट को गलत बताते हैं कि गलत प्रक्रिया से इसकी रिजल्ट बनाया गया और इसके खिलाफ वो हाईकोर्ट में अपील कर देते हैं। हाईकोर्ट में अपील के बाद इनके रिजल्ट को दोबारा बनाने का आदेश दे दिया। दोबारा आदेश हाईकोर्ट से हुआ तो उत्तर प्रदेश सरकार अपने रिजल्ट को सही बताते हुए सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई जारी रखी, लेकिन इस बात का भी आदेश दिया कि जो लड़के इसमें सेलेक्ट हुए हैं, यानी 2,486 बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं, उनकी भी ट्रेनिंग करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई और करीब 1 साल तक जो सब इंस्पेक्टर का जो प्रोफार्मा है, जो ट्रेनिंग शेड्यूल है, उसमें ट्रेनिंग होती है। यानी जून 2020 तक इन बच्चों की तमाम रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स पे, जो ट्रेनिंग सेंटर्स है मुरादाबाद, पीटीसी और पीटीएस स्कूल्स है, वहां पर इनकी ट्रेनिंग होने वाली होती है, पूरी होने वाली होती है। पासिंग आउट परेड बाकी रह जाती है। लेकिन अचानक से 1 हफ्ते पहले, जब पीओपी यानी पासिंग आउट परेड होनी थी, उससे 1 हफ्ते पहले ही इनको कह दिया जाता है कि आप लोग घर चले जाएं और अग्रिम आदेश तक आप घर पर रहें। तब के बाद से, यानी जून 2020 से अभी तक इन बच्चों के भविष्य के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया कि ये ट्रेनिंग कर चुके हैं ये बच्चे, लेकिन तब से इस बात पर निर्णय नहीं हो पाया, ये घर पर बैठे हुए हैं। संतोष, एक चीज बताइए, अगर ये लोग अब इस नौकरी को छोड़कर कहीं और कोई जॉब करना चाहें तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, अगर ये दूसरी जगह नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तमाम बच्चे ऐसे हैं जो एक पिछली नौकरी छोड़ करके आए, अब वो अगर वापस वहां जा रहे हैं तो उनसे जो विभाग है वो पूछ रहा है कि आप सरकारी विभाग में तो नहीं है, तो उसमें कॉलम लिखना होता है कि हाँ हम सरकारी विभाग में हैं। अब अगर ये सरकारी विभाग का कॉलम भरते हैं कि हाँ सरकारी विभाग में अभी नौकरी कर रहे हैं, तो इनको एनओसी देनी होगी, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस इनसे लगभग 4,75,000 जो ट्रेनिंग कॉस्ट है, लगभग 5 लाख रुपए, 4,80,000 यानी 5 लाख रुपए के लगभग इनसे मांग रही है कि आपको अगर एनओसी चाहिए, जाना है, तो आप हमने जो ट्रेनिंग पे खर्चा किया वो आप वापस कर दीजिए। वो इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इनके अभी पासिंग आउट परेड नहीं हुई थी, लिहाजा ये उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मचारी ही नहीं है। ये इनकी ट्रेनिंग जो एनओसी इनको लेना है तो
पहली चीज ये अपने आप को क्यों बताते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मचारी हैं, लेकिन बच्चों का कहना है कि अगर हम ये तथ्य छिपाएंगे कि हमने कहीं पे पहले नौकरी की और बाद में नई नौकरी में ये तथ्य सामने आता है कि पहले हम सब इंस्पेक्टर में भी चयनित हो चुके हैं, तो उनके ऊपर फ्रॉड का केस भी लग सकता है। इस बात का डर बच्चों को सता रहा है। तो ये एक पूरा मामला, सब इंस्पेक्टर में चयनित बच्चे जो बेरोजगार हैं वो अब दूसरी जगह पर भी नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, ये एक बड़ी समस्या इनके सामने आ गई है। अच्छा, सरकार की ओर से इस देरी और इस जुर्माने की बात के पीछे फिर क्या दलील दी जा रही है? देखिए, इस पूरे मामले में हमने जो जिम्मेदार अधिकारी हैं महकमे के, पुलिस का ही पूरा मामला सब जुडिस है। रिजल्ट उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने बनाया था, उस रिजल्ट के खिलाफ बच्चों ने अपील की, तो इसमें जो पार्टी है वो भर्ती बोर्ड ही है, उत्तर प्रदेश पुलिस का भर्ती बोर्ड। तो हमने जो डीजी भर्ती बोर्ड है आर.के. विश्वकर्मा, उनसे इस बात बाबत सवाल पूछा, तो उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में है ये मामला, सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच इसकी सुनवाई पूरी कर चुकी है, अब वो डिसाइड कब करते हैं ये उनका अपना एक अधिकार है, रिजर्व किया हुआ है ऑर्डर, और वो तमाम बार इस पे रिमाइंड भी करा चुके हैं गवर्नमेंट की तरफ से। वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट के काउंसिल्स हैं वो इस बात की अर्जी लगा चुके हैं कि इस मामले में डिसाइड कर दिया जाए, इसका ऑर्डर जो रिजर्व है उसको ऑर्डर दे दिया जाए, लेकिन अभी तक ऑर्डर नहीं दिया है। अधिकारी कह रहे हैं कि मामला सब जुडिस है, तो वहीं दूसरी तरफ सब जुडिस कह करके वो पल्ला तो झाड़ रहे हैं, लेकिन एनओसी जारी करने पर वो कह रहे हैं कि बच्चे एनओसी, वो उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा ही नहीं थे, तो उनको एनओसी हम कैसे दे दें? अगर वो उनको एनओसी चाहिए तो जो ट्रेनिंग करवाई गई है वो जाहिर सी बात है कि फिर तो वो बाहरी हो जाएंगे, और बाहरी बच्चों को ट्रेनिंग कराई गई तो उसका कॉस्ट बच्चों से वसूला जाएगा। तो ये एक दुविधा वाला एक जो स्थितियां हैं उत्तर प्रदेश के इन ट्रेंड दरोगाओं के लिए, सब इंस्पेक्टर्स के लिए, जिनकी जिंदगी के लिए भी भारी पड़ रहा है। 1.5 साल से बच्चे बेरोजगार हैं और आगे भर्ती के लिए कहीं अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। और अब आखिर में चलते चलते बात मार्केट की कर लेते हैं। आज बड़ा बुरा हाल रहा भारतीय शेयर बाजार का। शुरू में थोड़ी देर को हरा निशान जरूर था, लेकिन फिर जब गिरा मार्केट तो गिरता ही चला गया। दिन के अंत में सेंसेक्स का हाल यह था कि 1170 अंकों की गिरावट थी, बंद हुआ 58,465 पर। निफ्टी भी 348 अंकों की गिरावट के साथ 17,416 पॉइंट्स पर बंद हुआ। रिलायंस और पेटीएम के शेयर्स के सबसे बुरे हाल रहे। पेटीएम का तो खैर हाल तब से ही खराब है जब से आईपीओ लॉन्च हुआ था। एयरटेल थी इकलौती कंपनी जिसके शेयर्स करीब 3.5% की तेजी के साथ दौड़ते रहे। तो कुल जमा बात यह है कि बाजार में जो चारों तरफ लाल रंग रहा उसका कारण क्या था, यह हमने पूछा हमारे इकोनॉमिस्ट और हमारे मनी मैनेजर पॉडकास्ट में अक्सर आते रहने वाले हमारे गेस्ट शरद कोहली से। देखिए, 2-3 मुख्य कारण रहे। पहला कारण रहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिका में खासकर पिछले कई दिन से बिकवाली का जोर जारी है, और उसका कारण, और यूरोपियन बाजार में बिकवाली चल रही है, उसका मुख्य कारण है जो कोरोना वायरस यूरोप में बुरी तरह से इस समय अपना मुंह फाड़ रहा है। आप फ्रांस लें, जर्मनी लें, नेदरलैंड्स लें, स्विट्जरलैंड लें, रशिया में पहले से ही हम सुन रहे थे, बेल्जियम लें, वहां पर तो बल्कि लोग सड़कों पे लॉकडाउन, ऑस्ट्रिया लें जहां इस टाइम लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, खासकर उन लोगों पे जिनके पास कोविड पास नहीं है, जिनके पास वैक्सीन नहीं है, और लोग उसके प्रोटेस्ट में सड़कों पे भी उतर रहे हैं, तो वहां पर बहुत बुरी हालत है कोविड की। चीन में भी मामले दोबारा देखने में आ रहे हैं। अमेरिका में इतने रिपोर्ट नहीं किए जा रहे, अमेरिका में भी रोज 1 लाख के आसपास मामले आ रहे हैं। तो इसको देखते हुए आर्थिक जगत में फिर एक बार चिंता हो गई है कि वही जो मंजर पहले देखा था 1.5 साल पहले और फिर सेकेंड वेव में, क्या वही मंजर फिर आने वाला है? फिर से एक बार लॉकडाउन होंगे और आर्थिक गतिविधि रुकेगी। एक तो इसको लेके, दूसरा भारतीय बाजारों की बात करें हम तो FIIs की, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनकी निरंतर सेलिंग बनी हुई है। करीब करीब आप लगाइए कई हफ्ते से, और इस हफ्ते में तो लगातार आज 4था-5वां दिन है। पिछले जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें भी 4,000 करोड़ के करीब FIIs ने सेलिंग करी, लगातार सेलिंग बनी है। और तीसरा कारण है कि इन्फ्लेशन को लेके, जो कि महंगाई को लेके अमेरिका से लेके भारत तक एक दहशत बनी हुई है कि क्या इतना पैसा जब मार्केट में फेंका गया है, क्या वो इन्फ्लेशन को लेके आएगा, क्या महंगाई बढ़ जाएगी? और महंगाई बढ़ने से आप जानते हैं कि लोगों की नेट सेविंग्स कम हो जाएंगी, सामान का बिकना भी कम हो जाएगा, टैक्स की कलेक्शंस पे भी फर्क पड़ेगा। पूरी आर्थिक जगत के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। इन मिले जुले कारणों की वजह से मार्केट में आपको आज इतनी भारी गिरावट दिखाई दे रही है। इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो निफ्टी में करीब करीब 325 अंकों की गिरावट दिख रही है, बैंक निफ्टी करीब 700 अंक से ऊपर है। तो ये मुख्य 2-3 इसके कारण है। शरद जी, कारण तो ठीक है जो आप बता रहे हैं, लेकिन क्या आने वाले दिनों में कुछ सुधार के आसार हैं? कब तक बाजार की हालत सुधरती दिख सकती है?
देखिए, मार्केट जो है वो हमेशा एडवांस सोचता है, आगे की सोचता है, आगे की सोच के और अब रिएक्ट कर देता है। अगर कहीं से कोई अच्छी खबर आती है कि जो कोरोना वायरस फैल रहा है वो नियंत्रण में आ जाएगा या उस कदर इसका नुकसान नहीं होगा जिस कदर पहले हुआ था, इसको सुन के शायद मार्केट रिवाइव कर जाए। या अमेरिका से कोई खबर आती है, बॉन्ड यील्ड मार्केट में अमेरिका में बढ़ रहे हैं, अगर बॉन्ड यील्ड घट जाती है तो शायद फर्क पड़ जाए। या कुछ ऐसी खबर आती है कि महंगाई के नियंत्रण में कोई सरकारें बड़ी तेजी से कोई कदम उठाएं तो इसकी आएगी। अब बाकी हम एक मार्केट की टेक्निकल दृष्टि से भारत की अगर देखें तो ये आपको ध्यान देना होगा कि इस बृहस्पतिवार, जो आने वाला बृहस्पतिवार है, उसमें मंथली एक्सपायरी होती है। जो F&O फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जो मार्केट में ट्रांजैक्शंस होते हैं उसकी आखिरी बृहस्पतिवार को महीने के एक्सपायरी होती है। तो उसको देखते हुए शायद कुछ शॉर्ट कवरिंग आए, मतलब जिन लोगों ने बिकवाली कर रखी है हो सकता है कि वो कवरिंग करे तो आपको मार्केट में बृहस्पतिवार आते आते कुछ उछाल दिखाई दे। बाकी किसी अच्छी खबर से ही अब ये ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, वरना मुझे लग रहा है मार्केट बियर्ड्स के, जिसको कहते हैं हम, जो बिकवाली बंदड़िए जो होते हैं, जिनको बिकवालिये कहते हैं, उनकी गिरफ्त में मार्केट आ चुकी है। और जैसे ही कुछ उठती है फौरन बिकवालिये आ जाते हैं और मार्केट तो कोई बहुत अच्छी, बहुत तेज ताजा खबर चाहिए, अच्छी खबर, मार्केट का सेंटिमेंट दोबारा से पॉजिटिव करने के लिए। वरना मुझे मार्केट यहाँ से अभी कुछ समय तक ऊपर आती सिग्निफिकेंट तौर पे नहीं दिखती। थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट होती रहेगी पर मुझे कोई बहुत ज्यादा मार्केट चढ़ती हुई नहीं दिखती है। जो हमने पिछले 1.5 सालों में देखा है वो शायद आपको अभी कुछ समय तक देखने को ना मिले। और अब चला चली की बेला, हमारे पॉडकास्ट आपको कैसे लग रहे हैं थोड़ा सा समय निकालकर बताइएगा जरूर। बेहतर होने की उम्मीद बची रहती है हमेशा, लेकिन बताना कहाँ है आपको ये आप जानते हैं। radio@aajtak.com हमारा ईमेल पता है, और वरना तो फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर है ही, वहां पर लिखिए 9953332303। एक और बात, नामी गिरामी पॉडकास्ट आ गया है आज का। उर्दू शायर असरार उल हक मजाज पर इस बार का नामी गिरामी बना है, सुनिएगा जरूर, बहुत मजेदार है। फिलहाल दिन भर में इतना ही। प्रोड्यूसर थे इसके शुभम तिवारी और साउंड मिक्सिंग कर रहे हैं मेरे दोस्त कपिल देव सिंह। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आज तक रेडियो।